मेरा नाम नेहा है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शायद ये थी कि मैंने अपने पति करण की हर बात बिना सवाल किए मान ली। शादी को कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन हमारी जिंदगी में खुशियों से ज्यादा अजीब सी खामोशी थी। करण का स्वभाव कुछ रहस्यमय था। वो बहुत कम बोलते थे और अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहते। जब भी मैं उनसे पूछती तो वो मुस्कुराकर कहते, काम की वजह से देर हो जाती है, तुम परेशान मत हो। शुरू शुरू में मुझे लगा कि ये बस उनका स्वभाव है, लेकिन धीरे धीरे हालात अजीब होने लगे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, नेहा तुम ये कपड़े पहन लो और मम्मी के साथ चली जाओ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाना। मैंने उनकी बात मान ली, पर जाने से पहले उनकी माँ सविता ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और सख्ती से कहा, कभी मत सोचना कि इसे हटाना है। अगर तुमने ये पट्टी उतारी तो करण तुम्हें छोड़ देंगे, समझी? मैं डर गई। करण से प्यार इतना था कि मैंने बिना कुछ पूछे उनकी हर बात मानी। हर दूसरे दिन ये सिलसिला जारी रहा। मुझे हर बार आंखों पर पट्टी बांधकर कहीं ले जाया जाता था जहां बहुत भीड़-भाड़ का शोर सुनाई देता। ऐसा लगता था जैसे किसी बाजार या अस्पताल के पास हूं, पर मैं कभी कुछ समझ नहीं पाई। आखिरकार एक दिन मेरी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य का पता लगाऊंगी। मैंने अपनी पट्टी में बहुत ही बारीक छेद कर दिए ताकि बाहर देख सकूं। उस दिन भी मुझे सविता जी कहीं ले गई। जैसे ही गाड़ी रुकी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, मैंने उन छोटे-छोटे छेदों से बाहर झांक लिया और मेरी सांसें थम गईं। मैं जिस जगह खड़ी थी वहां लाशों की लाइनें लगी थीं, दीवारों पर सूखे खून के निशान थे। सामने अजीब सी गंध वाला कमरा था जहां लोग सफेद कोट पहनकर कुछ कर रहे थे। ये क्या जगह है? मैंने मन ही मन सोचा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि ऐसा लगा कि आवाज सबको सुनाई दे जाएगी। उसी समय मुझे करण की हंसी सुनाई दी। वो किसी आदमी से कह रहे थे, इस बार का माल सही है, क्लाइंट खुश हो जाएगा, काम जल्दी करो। माल? कौन सा माल? मुझे समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि ये कोई सामान्य जगह नहीं थी। मैं डर के मारे कांपने लगी। तभी सविता जी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, नेहा याद रखना, यहाँ किसी को कुछ मत बताना। अगर तुमने मुंह खोला तो करण तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी आंखों में अजीब सी ठंडक थी। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी बड़े खेल का हिस्सा बन चुकी हूँ। शादी से पहले की बातें याद आते ही मेरी रूह कांप गई। करण मेरा कॉलेज का सीनियर था। वो हमेशा सबका हीरो था, स्मार्ट, समझदार और हर लड़की का सपना। मैं तो बस उसकी एक दोस्त थी, लेकिन मेरा दिल कब उसके लिए धड़कने लगा मुझे खुद भी नहीं पता चला। जब मेरे घर वालों ने मेरी शादी के लिए लड़के देखने शुरू किए, मैंने करण से बात करने की कोशिश की, पर उसने साफ कह दिया था, नेहा मैं शादी नहीं कर सकता, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो बस। मैं टूटी हुई थी। गुस्से और प्यार के पागलपन में मैंने उसे धमकी दी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। शायद मेरी इस हरकत ने करण को मजबूर कर दिया। उसकी माँ खुद मेरे घर शादी का प्रस्ताव लेकर आई। मैंने सोचा सब ठीक हो गया है, पर अब लग रहा था कि मेरी जिंदगी किसी अंधेरे जाल में फंस चुकी है। उस दिन के बाद से मैं हर वक्त शक में रहने लगी। करण से बात करने पर वो हमेशा सामान्य लगते, लेकिन उसकी आंखों में अब मुझे कुछ अजीब दिखता। वो मुस्कुराता जरूर था, पर उसकी मुस्कान में प्यार नहीं, कुछ और छिपा था। एक रात जब करण सो रहा था, मैंने उसका फोन देखने की कोशिश की। फोन लॉक था, लेकिन नोटिफिकेशन में कुछ अजीब संदेश थे, जैसे अगली डिलीवरी का समय तय हो गया है, क्लाइंट का पैसा पहुंच चुका है। ये सब देखकर मेरा दिल डूब गया। अब मुझे सच जानना ही था। अगली बार जब सविता जी मुझे पट्टी बांधकर ले जाने की कोशिश कर रही थी, मैंने चुपके से अपनी जेब में एक छोटा सा ब्लेड और मोबाइल रख लिया, और इस बार मैं चुपचाप किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। गाड़ी अंधेरी सड़कों से गुजर रही थी। सविता जी का हाथ मेरे हाथ पर कसकर था। उनकी उंगलियों की पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे दर्द महसूस हो रहा था। नेहा, आज ज्यादा सवाल मत पूछना, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैंने सिर हिला दिया, लेकिन मेरे अंदर तूफान मचा हुआ था। गाड़ी एक जर्जर सी बिल्डिंग के सामने रुकी। जगह सुनसान थी। दूर दूर तक बस कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे गाड़ी से उतारकर एक बड़े से लोहे के गेट के अंदर ले जाया गया। गेट पर हथियारबंद 2 आदमी खड़े थे। उनकी निगाहें इतनी ठंडी थीं कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बिल्डिंग के अंदर का माहौल डरावना था। जगह जगह बड़े बड़े लोहे के अलमारियां, कांच की शीशियां, खून से सने कपड़े और अजीब औजार रखे हुए थे। कमरे में गंध इतनी तीखी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मुझे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। करण वहां पहले से मौजूद था। वो सफेद कोट पहने हुए था। तुम आ गई? उसने मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। उस मुस्कान में प्यार नहीं, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने अपनी पट्टी के छोटे छोटे छेद से सब कुछ देखने की कोशिश की। एक मेज पर किसी औरत का शव पड़ा था। पास खड़े 2 लोग उस शव से अंग निकालने में लगे थे। मेरे हाथ कांपने लगे। तो ये अंगों की तस्करी का धंधा कर रहे हैं। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। माँ, इसे तैयार करो, करण ने ठंडी आवाज में कहा। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं।
तैयार? मतलब क्या? मैं सोच भी नहीं पाई कि तभी सविता जी मेरे पास आईं और बोली, नेहा, तुम्हें बस शांति से रहना है। थोड़ी देर का काम है। अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। उनकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने जेब में रखे छोटे ब्लेड को कसकर पकड़ा। मुझे मौका मिलते ही भागना होगा, मैंने मन ही मन ठान लिया। करीब 20 मिनट बाद करण ने एक आदमी को इशारा किया, उसे अंदर वाले कमरे में ले जाओ, क्लाइंट आने वाला है। मुझे 2 गुंडे खींचते हुए अंदर के कमरे में ले गए। कमरा ठंडा था, शायद एसी फुल स्पीड पर चल रहा था। कमरे में एक ऑपरेशन टेबल रखी थी जिस पर बैठने का इशारा किया गया। मैं कांप रही थी। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो आज मेरी लाश भी यहाँ पड़ी होगी, ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उनमें से एक आदमी मेरी बाँह पकड़ने लगा, मैंने तेजी से अपनी जेब से ब्लेड निकाली और उसकी बाँह पर वार कर दिया। आह! उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। मैंने बिना समय गवाए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। पीछे से करण की आवाज आई, नेहा रुक जाओ। लेकिन डर ने मुझे पंख दे दिए थे। मैं अंधेरे गलियारों में दौड़ती रही। बिल्डिंग के गलियारों में कई दरवाजे थे, कुछ दरवाजे आधे खुले हुए थे। उनमें से झांक कर देखा तो कई मरीजों की हालत बेहद खराब थी। शायद उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाया गया था। एक कमरे में 4-5 बच्चे बंद थे। उनकी आंखों में डर था। मेरा दिल टूट गया। बचाओ! किसी बच्चे की आवाज गूंजी। मैंने सोचा, अगर अभी मैं नहीं रुकी तो इन सब का क्या होगा। मेरे पास समय बहुत कम था। तभी मैंने अपनी जेब में रखा मोबाइल निकाला। फोन पर नेटवर्क कमजोर था, लेकिन इमरजेंसी कॉल लग गई। हेलो, पुलिस? मैंने कांपती आवाज में कहा, कृपया मदद कीजिए। मैं एक ऐसी जगह फंसी हूं जहां अंगों की तस्करी हो रही है। जल्दी भेजिए। पता। मैंने आसपास के बोर्ड पर लिखा पता देखा और पुलिस को बता दिया। तभी अचानक पीछे से करण ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नेहा, तुम्हें किसने फोन करने दिया? उसकी आंखों में अब वो प्यार नहीं था जो कभी मुझे उसकी तरफ खींच लाया था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। मैंने उससे छूटने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं पास रखी एक ट्रॉली से टकराकर जमीन पर गिर गई। मेरे सिर में चोट लगी, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। तभी बिल्डिंग के बाहर से सायरन की आवाज गूंज उठी। पुलिस! किसी ने चिल्लाया। करण और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। सब कुछ हटाओ, जल्दी! करण चीखा। कमरे में अफरा तफरी मच गई। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और दरवाजे से बाहर निकलकर गलियारी में भागी। पुलिस के जवान अंदर घुस चुके थे। उन्होंने कई आदमियों को पकड़ लिया। मैंने इशारा करके करण और उसकी मां की तरफ इशारा किया। वो दोनों इस पूरे धंधे के मास्टरमाइंड हैं। करण ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। थोड़ी ही देर में बिल्डिंग में छिपे हुए सारे मरीज, बच्चे और कई लोगों को आज़ाद कर दिया गया। मुझे पुलिस वाले बाहर ले गए। एम्बुलेंस में मुझे बिठाया गया। बाहर का ताज़ा हवा का झोंका मेरे चेहरे को छू गया। मैंने आसमान की तरफ देखा। आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, शुक्र है मैं आज जिंदा हूं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि पुलिस ने बाद में जो राज खोला उसने सबको हिलाकर रख दिया। करण सिर्फ अंगों की तस्करी नहीं करता था, वो नेहा को भी बेचने वाला था। एम्बुलेंस के पीछे पीछे पुलिस की गाड़ियां थी। सड़क पर हर तरफ सायरन की आवाज गूंज रही थी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं किसी बुरे सपने से जागी हूं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेरे सिर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन मेरे अंदर के जख्म कहीं गहरे थे। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन सुबह इंस्पेक्टर राघव मेरे पास आए। उनका चेहरा गंभीर था। नेहा जी, हमें इस पूरे रैकेट की जानकारी मिल चुकी है। करण और उसकी मां सविता इस शहर में चल रहे सबसे बड़े अंग तस्करी गिरोह के सदस्य हैं। और मैंने घबराकर पूछा, और क्या? राघव बोले, करण सिर्फ अंगों की तस्करी नहीं करता था, वो आपको भी बेचने वाला था। आपकी शादी सिर्फ एक बहाना थी। दरअसल आपको एक बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट को बेचा जाने वाला था। शादी के बाद से आपको धीरे धीरे इस रैकेट में इस्तेमाल करने का प्लान था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित की मौत का सच। मैं रोते हुए बोली, लेकिन करण ने मुझसे शादी क्यों की? उसने कहा था कि वो मुझे बचाना चाहता था। राघव ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, करण पहले से ही इस काम में था। उसने आपके कॉलेज फ्रेंड अमित को भी इस रैकेट में खींचने की कोशिश की थी। अमित ने इनकार कर दिया था। यही वजह थी कि उसकी मौत को हादसा बताया गया था। असल में अमित को मारा गया था। मेरे दिल पर जैसे किसी ने चोट की हो। नहीं, अमित मरा नहीं हो सकता। लेकिन सबूत साफ थे। करण की असलियत। करण और सविता पुलिस कस्टडी में थे।
करण मुझे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई प्यार नहीं था, सिर्फ ठंडापन। नेहा, तुमने सब बर्बाद कर दिया, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारे लिए मैंने सब किया। अगर तुम हमारे साथ रहती तो तुम्हें शानो शौकत मिलती, लेकिन अब। उसके शब्द अधूरे रह गए क्योंकि पुलिस उसे ले गई। गिरोह का सफाया। पुलिस ने पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया। दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई निर्दोष लोगों को छुड़ाया गया। जिस जगह मुझे रखा जाता था वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम पर चल रहा था, जहां लोगों को जबरदस्ती लाकर उनके अंग निकालकर विदेशों में बेचा जाता था। मेरी गवाही इस केस में सबसे अहम थी। नेहा की नई शुरुआत। हफ्तों की पूछताछ के बाद मैं आखिरकार घर लौट पाई, लेकिन घर अब वैसा नहीं था। मेरी दुनिया बदल चुकी थी। मैंने अपने माता पिता से कहा, मैं अब अकेले जीना चाहती हूँ। मैं सबको बताऊंगी कि लड़कियों को जबरन शादी और प्यार के नाम पर कैसे जाल में फंसाया जाता है। पापा ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बेटी तो बहादुर है, तू बच गई, ये भगवान का आशीर्वाद है। अमित की याद। रात को जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मेरे हाथ में अमित की पुरानी तस्वीर थी। उसकी मुस्कान मुझे आज भी याद थी। अमित, तुमने मुझे हमेशा सचेत करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। आज मुझे समझ में आया कि तुम मुझे दूर क्यों रखना चाहते थे। तुम मुझे इस अंधेरे से बचाना चाहते थे। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। करण और सविता का अंजाम। कुछ महीनों बाद केस का फैसला आया। करण और उसकी मां को उम्र कैद की सजा हुई। इस खबर ने पूरे शहर को हिला दिया। लोग हैरान थे कि कैसे एक प्यार करने वाला पति असल में मौत का सौदागर निकला। अंतिम मोड़। मैंने अपने जीवन को एक नया मकसद दिया। मैंने पुलिस और एक एनजीओ के साथ मिलकर ऐसे अपराधों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू किया। अब मैं उन लड़कियों की मदद करती हूँ जो शादी और प्यार के नाम पर जाल में फंसाई जाती हैं। कभी कभी डरावने सपनों में वो रातें याद आती हैं जब मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे मौत के करीब ले जाया जाता था। लेकिन अब मैं डरती नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ अंधेरा कितना भी गहरा हो, सच की रोशनी उसे मिटा ही देती है।